स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग मैथ की बात करते हैं आज। क्लास टेंथ का मैथ फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। क्लास शुरू करने के पहले आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि मैथ बहुत सिंपल चैप्टर है। मैथ बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। इतना सिंपल है उसका कोई हद नहीं, दूसरा इतना सिंपल हुआ ही नहीं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि वैसा एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा मैथ के प्रति, तभी मैथ सिंपल होगा, नहीं तो मैथ जैसा पहाड़ भी कुछ नहीं है। तो मैथ में एटीट्यूड क्या रखना है, आप बिल्कुल सेंस को अलर्ट रखेंगे, सेंस को बिल्कुल चालू रखेंगे, एकाग्र रहेंगे सुनते समय, क्लास सुनते समय, उसको समझते समय, और कॉमन सेंस को अप्लाई करना है बिल्कुल सारे फीलिंग्स को साइड करके। और एक बात और इसके साथ साथ कि एवरी डे मैथ में 4 घंटा का टाइम देना पड़ेगा। 4 घंटा का समय आप मैथमेटिक्स में रोज दीजिए। नई बात कुछ नहीं कर पाते हैं तो पुराने क्वेश्चंस को ही अगेन एंड अगेन सॉल्व करिए। कुछ भी करिए, मैथ से आप जुड़े रहिए, 4 घंटे तक अपने दिमाग को जोड़े रहिए, ऐसा कंटिन्यू करिए। 15 दिन होते होते देखिए कितना सिंपल लगने लगेगा मैथ। ये सारे एटीट्यूड आप फॉलो करेंगे मैथ में तो इसकी फुल गारंटी कि बहुत सिंपल हो जाएगा ये। तो आइए हम लोग फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं मैथमेटिक्स का। क्लास 10th का रियल नंबर है। रियल नंबर देखिए, मैंने यहाँ पर रियल नंबर लिखा है। रियल नंबर के बारे में आज बात करेंगे। रियल नंबर तो 9वीं क्लास में भी था, रियल नंबर तो 8वीं क्लास में भी था। ये वास्तविक संख्या क्या होती है, जनरली वास्तविक संख्या को डिफाइन किया गया, दोज नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, जो संख्या रेखा पर दिखाए जा सकते हैं उन सबको वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन ये सामान्य परिभाषा है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज किया गया डेफिनेशन को, जो हर जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा कि वैसी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के ग्रुप के रूप में होती हैं, मीन्स ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। दोज नंबर्स दैट आर rational or irrational numbers that are called real numbers। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को ही वास्तविक संख्या कहते हैं और इन दोनों संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। और इस तरह से हम लोग रियल नंबर के बारे में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपको यह भी पता है कि किसी भी क्लास का जो पाठ्यक्रम होता है, किसी भी क्लास का जो सिलेबस होता है, वो कुछ खास बातों को लेकर के होता है, उसका एक सीमित दायरा होता है, हमें कुछ खास बातों का अध्ययन करना पड़ता है। तो 10वीं क्लास के रियल नंबर इस चैप्टर में हमारा सिलेबस क्या है, आइए उसको हम लोग पहले समझते हैं और फिर 1 बाय 1 करके ये 4 एक्सरसाइज में बटा है, 1.1, 1.2, 1.3 एंड एक्सरसाइज 1.4। और ये चारों एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में मैक्सिमम 3 दिन का समय लगता है, कभी कभी 4 दिन का समय लगता है। और ये थोड़ा ड्यूरेशन की बात जो है स्टूडेंट्स पर भी डिपेंड करता है। वैसे बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट के साथ यहाँ पर आया है। तो रियल नंबर का ये थोड़ा हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं अपने सिलेबस को। फ्लो चार्ट में रियल नंबर देयर आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, and second is irrational number, irrational numbers। ये रेशनल और इरेशनल नंबर्स दो ही हैं, इसके 2 पार्ट। हम लोग को रेशनल नंबर में फिर 2 तरह के रेशनल नंबर के रूप में क्लासिफाइड हुआ, एक इंटीजर के रूप में और दूसरा नॉन इंटीजर के रूप में। कुछ रेशनल नंबर्स इंटीजर होते हैं और नॉन इंटीजर भी होते हैं कुछ। और इस तरह से रेशनल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज इंटीजर एंड सेकंड इज नॉन इंटीजर। तो इंटीजर, आइए इसका फ्लो चार्ट करते हैं। इंटीजर एंड सेकंड इज नॉन इंटीजर। ये दोनों, इंटीजर में एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, दूसरा नेगेटिव इंटीजर होता है। इंटीजर में हम लोग आइए बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर एंड सेकेंड इज नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, ये 2 तरह के इंटीजर होते हैं। हम लोगों को यहाँ जो हमारा 10th क्लास का सिलेबस है ऑलरेडी, ये केवल पॉजिटिव इंटीजर की बात हुई, नेगेटिव इंटीजर की कोई बात नहीं हुई है।
एक्सरसाइज 1.1 में पॉजिटिव इंटीजर पर फोकस किया गया है और पॉजिटिव इंटीजर में 4 ऐसे इंटीजर्स लिए गए, इमेजिन किए गए 4 इंटीजर्स जो पॉजिटिव हैं और ये चारों जो कंसीडर किए गए हैं वो एक ऐसे रिलेशन में बंधे हुए हैं जो डिवीजन के थ्योरी को शो करता है, डिवीजन के थ्योरी को। और रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, और रिलेशन बिटवीन टू टर्म्स और मोर टर्म्स इज आल्सो कॉल्ड एल्गोरिथम एंड लेमा। तो संबंध को ही, संख्याओं के बीच एक संबंध को ही एल्गोरिथम कह रहे हैं और डिवीजन के रूल को स्पष्ट कर रहा है, इसलिए डिवीजन एल्गोरिथम। और यूक्लिड ने प्रपोज किया इसको, इसलिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से जाना जाता है ये। तो आइए हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर की बात केवल हमारे सिलेबस में है, नेगेटिव इंटीजर की कोई बात नहीं है, केवल पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात है। और पॉजिटिव इंटीजर में 4 ऐसे इंटीजर लिए गए, कंसीडर किए गए हैं, लाइक ए, बी, क्यू एंड आर। ए, बी, क्यू एंड आर पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर के बारे में तो ये प्रीवियस क्लास में ये बातें हुई है, 2, 3, 4, 5, 6, -2, -3, माइनस, ये प्लस वाले पॉजिटिव है, -2, -3 नेगेटिव है, इंटीजर हैं सारे। तो 4 इंटीजर पॉजिटिव में ही ए, बी, क्यू और आर के रूप में कंसीडर है। और इन चारों के बीच एक ऐसा रिलेशन यूक्लिड ने दिया, वो रिलेशन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये रिलेशन चारों के बीच ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इन चारों पूर्णांकों के बीच इस संबंध को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 2 शर्त है। ये पहली शर्त इसके साथ है कि ये हमेशा b से बड़ा होना चाहिए, हमेशा ये b से बड़ा होना चाहिए। और दूसरी शर्त जो यहाँ के साथ है वो r जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए। ये दोनों शर्त के साथ ये रिलेशन a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में डिफाइन है। तो यहाँ पर हम लोग इसी का एक्सपेरिमेंट, इसी का यूज करना है एक्सरसाइज 1.1 में 2 जगह 2 काम के लिए। पहला काम कौन सा? पहला काम एचसीएफ निकालने के लिए 2 संख्याओं का। हम आपके सिलेबस की बात कर रहे हैं। रियल नंबर में आपका इस चैप्टर में सिलेबस क्या है? तो रियल नंबर में जो रैशनल नंबर है, रैशनल में जो इंटीजर हैं, इंटीजर में जो पॉजिटिव इंटीजर हैं, उसमें से बात हुई है 4 पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करके एक रिलेशन में जोड़ दिया गया ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और इस रिलेशन को यूक्लिड ने स्पष्ट किया, विभाजन रूल को स्पष्ट करता है, रिलेशन है, इसलिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से जाना जाता है। और इसका अनुप्रयोग 2 काम के लिए हुआ। पहला एचसीएफ निकालने में 2 संख्याओं का, और दूसरा ओड नंबर या इवेन नंबर का फॉर्मेट जो होता है, मॉडल जो होता है, उस मॉडल को शो करने के लिए। यही 2 काम के साथ इसका एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में। कैसे करेंगे अभी थोड़ा सा उस पर हम लोग बात करेंगे। इसके बाद आपके सिलेबस की बात कर रहे हैं। आपके सिलेबस में एक और दूसरी बात जो मुख्य रूप से आई यहाँ पर, इरेशनल नंबर के लिए, इरेशनल नंबर के रूप में कोई इरेशनल नंबर दे दिया, जैसे √5 दे दिया, √2 दे दिया, √3 दे दिया, इरेशनल नंबर दे दिए और इरेशनल नंबर दे करके कहा कि वेरीफाई करो, प्रूफ करो ये दी गई संख्या इरेशनल है। कैसे प्रूफ करेंगे इरेशनल है? बिल्कुल सीधा, बिल्कुल इजी। जो संख्या रेशनल नहीं होती वही तो इरेशनल होती है। इरेशनल नंबर का अपना कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। इरेशनल नंबर का बस इतना ही इंट्रोडक्शन कि जो नंबर रैशनल नहीं है, जो संख्या परिमेय संख्या नहीं है, वही अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या कौन है, कौन नहीं है? तो परिमेय संख्या वो है
जो परिमेय संख्या होने की शर्त को पूरा करती है। परिमेय संख्या होने की शर्त को पूरा नहीं करती जो, वो परिमेय संख्या नहीं है, और परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ सवाल उठता है कि परिमेय संख्या होने की शर्त क्या है, किस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या का रूप कैसा होता है, कैसा दिखता है वो, किस तरह रिप्रेजेंट होता है वो। आइए, तो परिमेय संख्या के 3 शर्तों का उल्लेख है। उन तीनों शर्त को जो संख्या पूरा करती है वही परिमेय संख्या है। पहली शर्त क्या, पहली शर्त ये 3 शर्त को पूरा करती है। पहली शर्त P/Q के रूप में होना, P/Q के रूप में होना, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q कभी जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। P/Q मतलब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में होना, जहाँ Q डिनोमिनेटर है, हर है, जो कभी शून्य नहीं होना चाहिए। और तीसरी शर्त है कि P&Q हैविंग नॉट एनी को प्राइम फैक्टर, यानी को प्राइम फैक्टर, ऐसा P और Q का ऐसा कोई फैक्टर जो प्राइम हो और कॉमन हो, दोनों में हो, ये बात नहीं होनी चाहिए। वो बात यदि होती है तो रैशनल नंबर के को रिप्रेजेंट करने का वो सही तरीका नहीं है। उस तरीके से रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इन बातों को। अब तो सबसे पहले P/Q के रूप में होना, जैसे 2/5 होना, 2/3 होना, केवल 5 होना। अब देखिए केवल 5 है, यहाँ नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना। P/Q 5/1 ओनली 5 लिखा जाएगा, 2/1 ओनली 2 लिखा जाएगा। लेकिन जिसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, उसके नीचे 1 होता है, दैट मीन्स वो भी P/Q के फॉर्म में होता है। जीरो भी रैशनल नंबर है, वो भी P/Q के फॉर्म में है। नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, नीचे 2 है ना, नीचे कुछ भी देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, वो 0 ही रिप्रेजेंट करेगा, यानी P/Q के फॉर्म में है वो, बट ओनली 0 लिखा गया, दैट मीन्स 0 इज इरेशनल नंबर। इस तरह से अब Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। हम यहाँ 5/0 लिखेंगे, 5/0 तो 5/0, नीचे Q 0 है, अनडिफाइन है, वो उसको डिफाइन किया ही नहीं जा सकता। इन्फिनिटी वो कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता किसी भी संख्या को। इस तरह से नीचे Q 0 होने की वजह से ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। अब एक संख्या हम लेते हैं यहाँ पर, जैसे 16/20, 16/20। देखिए यहाँ पर इसका यदि हम इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करें, P/Q को प्राइम फैक्टर में, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 5। अब यहाँ पर प्राइम फैक्टर कर दिया। अब देख रहे हैं प्राइम फैक्टर P और Q में क्या दिख रहा है, 2 ऐसा है, जो कॉमन है उसमें भी है, इसमें भी है। और इस तरह से तीसरी शर्त जो है वो कह रहा है कि प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, होता है तो रैशनल नंबर के शर्त का उल्लंघन होता है, और इस लिहाज से ये 16/20 रैशनल नंबर नहीं है। अब मैंने एक बात यहाँ पर कही क्या, कि जो रैशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर है। तो क्या 16/20 इरेशनल नंबर है? नो, इसलिए इरेशनल नंबर नहीं है कि 16/20 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट जब करेंगे, कॉमन फैक्टर को वहाँ से हटाएंगे, एलिमिनेट करेंगे, तो वो सीधे क्या मिलेगा, ये देखिए कॉमन फैक्टर को हटा रहे हैं तो 4/5 मिला, मीन्स 16/20 इज इक्विवेलेंट टू 4/5। सो 4/5 इज ये रैशनल नंबर, सो 16/20 इज एल्सो ये रैशनल नंबर। लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका 16/20 नहीं है, उसकी जगह 4/5 लिखना है। यहाँ पर जहाँ कॉमन फैक्टर होने का पता चलता है, प्राइम फैक्टर के रूप में कॉमन होने का पता चलता है, ऐसा
ऐसा पता चलता है, लेकिन वो कॉमन फैक्टर क्या है ये बात क्लियर नहीं हो पाती, उसको हम सर्च नहीं कर सकते, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उस केस में तीसरी शर्त का उल्लंघन होने के कारण वो रेशनल नहीं है, तब वो इरेशनल नंबर कहलाती है। जैसा हम एक्सरसाइज 1.3 में ये बात करेंगे, जहाँ ये सवाल है कि सो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, सो दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, वहाँ पर इसी थ्योरी को अप्लाई करेंगे, ये हमें पता चलेगा कि देखो कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये रेशनल नहीं है, तो सर्टेनली गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर, और इस तरह से वो उसका एक प्रूफ देंगे। हम लोग 1.3 की बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ इंट्रोडक्शन पर आ रहे हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, उसकी शर्तें क्या होती हैं, और अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 1.1 में डायरेक्टली यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग हुआ है दो संख्याओं के HCF निकालने में, और ओड एंड इवन नंबर, फिर ओड नंबर इवन नंबर का स्क्वायर एंड क्यूब का मॉडल कैसा होता है ये बताने में। तो हम लोग एक्सरसाइज पर आते हैं, हम लोग यहाँ कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, और उसी ढंग से आप फिर अपने बुक को एक्सरसाइज 1.1 निकालेंगे, वहाँ जो क्वेश्चंस होंगे उसको डील करेंगे, बिल्कुल आसानी से उसको आप कर सकते हैं। तो अब हम इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको मिटाते हैं, और फिर हम एक्सरसाइज की बात करते हैं कि HCF यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू HCF कैसे निकालते हैं। आइए इसको मिटा रहे हैं और फिर हम लोग आगे बात करेंगे। आप इसे नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट करके रखेंगे, और HCF निकालेंगे हम लोग बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप पिछली कक्षाओं में इस बात को समझे होंगे, इस बात को पढ़े होंगे। डिवीजन के रूल में सिंपली वही रिलेशन यहाँ पर आया है। सबसे पहले बाय यूजिंग फाइंड HCF बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम लोग HCF डिराइव करेंगे। और फिर देखिए, एक पहली बात जो छोटी बात है डिवीजन का, आप इस तरह से डिवीजन में लिखते हैं, जिससे यहाँ डिवाइड करते हैं उसको भाजक कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। जिसमें भागा देते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं। और जिसमें जो हमें भागफल मिलता है रिजल्ट, उसको हम लोग क्वेश्चंस कहते हैं। और जो लास्ट में रिमाइंडर मिलता है, यहाँ शेषफल मिलता है, उसको रिमाइंडर कहते हैं। ये आपको पहले से पता है कि भाजक से डिवाइड करते हैं, भाज्य में भागफल मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। और इस रिलेशन को यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं, सिंपली लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ये बात लिखते हैं। ये पिछली कक्षाओं की बात है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। और ये जो चार इंटीजर जो लिए गए, ये B, Q, R, यही चारों के रूप में लिए गए हैं। जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको B के रूप में लिया गया, इंटीजर वो B। जिसमें भागा देते हैं भाज्य जो, उसको A के रूप में लिया गया।
जो भागफल मिलता उसको Q के रूप में लिया गया और जो शेषफल मिलता उसको R के रूप में लिया गया और फिर ये चारों इंटीजर A, B, Q, R को इस रिलेशन में बांधेंगे, इस रिलेशन के रूप में दिखाएंगे। तो ये इज इक्वल टू ये भाजक B भागफल Q, B इंटू Q यहाँ इंटू है प्लस रिमाइंडर R। तो इस तरह से हमें ये रिलेशन मिला। यही सीधी सी बात जो है यूक्लिड ने यहाँ पर कहा, R के बारे में कहा कि जीरो हो सकता है, रिमाइंडर क्यों जीरो नहीं हो सकता, रिमाइंडर R जीरो हो सकता है, R ये जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, R जीरो से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये रिमाइंडर ये B से भाजक से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि भाजक से जब तक बड़ा रहेगा रिमाइंडर तब तक डिवाइड होते रहेगा, तब तक भाग देते रहेंगे। लेकिन भाग देना तब बंद हो जाएगा जब इस भाजक से शेषफल छोटा हो जाएगा। ये तो नीचे क्लास की बात है, स्पष्ट सभी जानते हैं कि जब रिमाइंडर छोटा हो जाता है भाजक से तो भाग नहीं देते। सो R के बारे में लेस देन बी यानी R B से छोटा होगा। और यही बात को एक शर्त के रूप में लिखा गया कि R ग्रेटर देन 0 एंड इज इक्वल टू 0 एंड लेस देन B, ये बात लिखा गया। दूसरी बात ये लिखा गया कि ये हमेशा बड़ा होगा B से, ये बड़ा होगा तभी यहाँ डिवाइड देंगे। छोटा होने के केस में भी डिवाइड दे सकते हैं। यहाँ पर भाजक से भाजी छोटा है, ये 5 है, ये 2 है, देखिए B के जगह 1 के जगह छोटा है तब भी डिवाइड होगा। लेकिन पता है आपको भागफल क्या मिलेगा, पॉइंट में मिलेगा, वो कोई इंटीजर नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ इंटीजर की बात कर रहे हैं। भागफल जो Q मिलेगा वो लेस देन 0 मिलेगा, लेस देन 0 मिलेगा। और लेस देन 0 मिलेगा जब, तो वो नेगेटिव नंबर आ जाएगा, हमेशा नेगेटिव नहीं होगा। ये लेस देन 0 ऑलवेज नेगेटिव होगा। वो लेस देन 0 या लेस देन 1, नॉट लेस देन 0। चलिए यहाँ जब छोटा लेते हैं तो लेस देन 1 मिलेगा, लेस देन 1 मिलेगा, 1 से छोटा। लेकिन 1 से छोटा मिलेगा तो वो इंटीजर के रूप में नहीं मिलेगा, चूंकि 1 से छोटा इंटीजर 0 है। और जब 0 यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर तो 0 मिलेगा ही नहीं, चूंकि तब 0 मिलेगा जब यहाँ 0 होगा। 1 अभी 0 नहीं होता, 1 के रूप में 0 नहीं ले सकते। कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ जो शर्त अप्लाई किया गया है वो बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा होगा तभी यहाँ Q का वैल्यू 1 से बड़ा मिलेगा इंटीजर के रूप में, ये शर्त है यहाँ पर। आइए तो इसी रिलेशन के थ्रू हम लोग SCF निकालते हैं। इसी को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के रूप में जाना जाता है। इसी संबंध को SCF कैसे निकालते हैं गौर करेंगे थोड़ा, फिर हम इसको यहाँ पर हटाते हैं। इस बात को कैसे लाया गया इसके लिए मैंने ये यहाँ पर अप्लाई किया। अब उसको हम फिर रिप्लेस करते हैं और ये हटाते हैं, SCF निकाल रहे हैं। SCF निकालेंगे हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का अनुप्रयोग करके SCF निकालेंगे। तो आइए 2 नंबर लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट 24 एंड 30, 24 एंड 30 LCM निकालना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का अनुप्रयोग करके। ऐसे ही सवाल आपके एक्सरसाइज 1.1 में है। 2 संख्याएं दी हुई हैं, SCF निकालो, 2 संख्याएं दी हुई हैं, SCF निकालो। जो काम हम यहाँ करेंगे वही काम उन सवालों में भी करेंगे जो आपका एक्सरसाइज में है। अभी हूबहू क्वेश्चन यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास अभी किताब नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल को ले रहे हैं और तरीका आपको प्रोसेस बता रहे हैं। वही प्रोसेस आप वहाँ भी फॉलो करेंगे जो एक्सरसाइज में हूबहू क्वेश्चन में होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन इसका, हियर ये इज इक्वल टू
बी इज इक्वल टू, नोट कर लेंगे, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, ए में क्या 30। ऐसा नहीं कि पहले ये लिखा हुआ तो वही ये लेंगे, ये बाद में लिखा तो बी लेंगे, नो ऐसा नहीं करना। कौन पहले है कौन बाद में इससे मतलब नहीं है, मतलब इससे कि बड़ा कौन है, बड़ा दोनों में 30 है, 30 है, तो ये 30 लेंगे और बी 24 लेंगे। ऑलवेज जो दो नंबर्स में बड़ा रहेगा उसको ए के रूप में कंसीडर करेंगे, छोटा रहेगा उसको बी के रूप में कंसीडर करेंगे, और ये कंसीडर कर लिया। अब नाउ बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना, वो क्या है, तो ये इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, दैट इज जहां को बताता है, मतलब कंडीशन लिख रहे हैं आर का, आर इज ग्रेटर देन 0 एंड एल्सो इज इक्वल टू 0 एंड इज लेस देन बी, यहाँ पर शर्त लिख देंगे। अब ये इज इक्वल टू स्टेप 1, स्टेप शो करना है, स्टेप 1 ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ये मतलब 30 इज इक्वल टू बी यानी 24 बी इंटू क्यू यहाँ प्लस आर यहाँ। अब देखिए क्यू और आर को अपने लिखना है, अपने ऐसा लिखना है, क्यू के जगह ऐसा देना है कि आर जो मिले वो आर होने के शर्त को पूरा करे, यानी 0 से बड़ा हो या बराबर हो या बी से छोटा हो। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखें, कुछ भी लिखेंगे, सबसे पहले सीखने के लिए सीख रहे हैं, तो क्यू के जगह ये इज इक्वल टू बी क्यू यहाँ लिखना है, क्यू अपने से कुछ भी लिख दो, कुछ भी कह दो, हम क्लास में बच्चों को सिखाते हैं तो कुछ भी कह देने कहते हैं, मान लो 2 कह दिया, 2 कह दिया, तो ये 48 हो गया, 24 दूनी 48, 48 हो गया। अब यहाँ 30 होना है और 48 हो चुका है, तो यहाँ पर 18 को माइनस करना पड़ेगा, 24 दूनी 48 में 18 माइनस करेंगे तभी 30 मिलेगा, क्योंकि 30 के इक्वल ही होना है, इधर 30 के इक्वल ही होना है। और 30 के इक्वल करने के लिए जब मैंने Q के जगह 2 लिखा तो R के जगह -18 मिला, और R का शर्त देखिए ऊपर लिखा हुआ कि 0 से कम नहीं होना चाहिए, 18 नेगेटिव इंटीजर है, 0 से कम है, कम नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर -18 नहीं हो सकता। -18 क्यों हुआ, चूंकि यहाँ 2 लिए इसलिए हुआ, इसका मतलब यहाँ 2 भी नहीं होगा, अब 2 हटाना पड़ेगा। अब 3 लेंगे तो और ज्यादा होने लगेगा, 3 लेंगे 24 तिया 72, और बड़ा हो गया, जितना बड़ा लेंगे और बड़ा होते जाएगा, इसलिए अब छोटा लेंगे, 2 में नहीं चला, अब 1 लेंगे, 1 क्यू के जगह 1, तो 24 से 24, अब 30 होना है, प्लस क्या करें कि 30 हो, 24 हो चुका है, प्लस क्या करें कि 30 हो, तो +6, अब 30 हो गया। ये रिलेशन यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस्ड है, आधारित है, और ये फर्स्ट स्टेप। आइए सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। स्टेप बढ़ाते जाना है, स्टेप कब तक बढ़ाते जाना है देखिएगा, अभी कब तक स्टेप बढ़ा रहे हैं, कहाँ रोक देना है, आप इस बात को समझेंगे। तो अब आगे स्टेप में फिर सारे स्टेप में ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, सारे स्टेप में यही बात करनी है आपको। लेकिन अब ए और बी जो पहले था, जो प्रीवियस स्टेप में था, अब नेक्स्ट स्टेप में वो ए और बी का वैल्यू नहीं होगा। ए और बी का वैल्यू क्या होगा, ये मुख्य बात यहाँ ध्यान रखनी पड़ती है स्टूडेंट्स, ये मुख्य बात इस एप्लीकेशन में, इस क्वेश्चन में इसी बात का ध्यान रखना पड़ता है कि ए और बी के हम आगे स्टेप में क्या क्या लेंगे, इसलिए यहाँ पर फोकस करना है। फर्स्ट स्टेप में तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही, बट सेकेंड स्टेप में ये क्या होगा, ये वही होगा जो प्रीवियस स्टेप में बी था, जो प्रीवियस स्टेप में रफ करने, प्रीवियस स्टेप में बी था वो ए के रूप में कन्वर्ट होगा, और प्रीवियस स्टेप में जो आर था वही यहाँ बी के रूप में कन्वर्ट होगा। मीन्स
जो प्रीवियस स्टेप में बी था वो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा। प्रीवियस स्टेप में आर था वही नेक्स्ट स्टेप में बी हो जाएगा। तो आइए फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये बराबर, अब ए क्या लिखें, जो बी था प्रीवियस स्टेप में, बी क्या था 24, सो यहाँ आप ए के रूप में 24 इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, फिर वही बी क्यू प्लस आर। अब बी क्या लिखें, बी वही लिखेंगे जो आर था, 6 था यार, तो अब 6 लिखेंगे बी के जगह इंटू क्यू प्लस आर अपने से, फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर अपने से। अब यहाँ क्यू और आर के जगह क्या दें, क्यू के जगह क्या दें, तो वही तरह देंगे, फिर कंसीडर करेंगे, ट्राई करेंगे, 1 दें, 2 दें, 3 दें, 4 दें, क्या दें, वही देंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई क्या करना है, आर के वैल्यू को देखना है कि 0 से कम नहीं होना चाहिए, बी से बड़ा नहीं होना चाहिए, इस बात को देखना है, उसी हिसाब से देंगे। यहाँ पर चलो 1 दिया, 1 देते हैं, यदि अभी ट्राई कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, 1 देते हैं तो 6 हुआ, होना 24, तो 18 घट रहा है, 18 देना पड़ेगा यहाँ। अब 18 दिया, यहाँ पर आर 18 मिला, आर का कंडीशन है बी से छोटा हो, बी में 6 है, आर में 18 मिला, छोटा नहीं हुआ, बड़ा हो गया, 1 देने की वजह से ये आर 18 मिला जो बड़ा हो गया, इसलिए यहाँ पर 1 नहीं चलेगा क्योंकि 18 बड़ा हो गया। अब 2 देते हैं, 2, तो यहाँ 2 देते हैं तो ये 12 हुआ, 24 होना है तो 12 हुआ, फिर यहाँ 12 देंगे। अब भी आर बड़ा है, बी से 6 से बड़ा है, कंडीशन कहता है छोटा होना चाहिए, इसलिए यहाँ 2 नहीं चलेगा, 3 देंगे तो 6 18, यहाँ 6 होता है, यानी 24 ही होना है, एनी हाउ तो 6 होता है। अब भी 6 जो है बी के इक्वल है, बी के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, आर इज ऑलवेज लेस देन बी, हमेशा छोटा होना चाहिए, यानी 3 भी नहीं चलेगा, 4 चलेगा, 4 देंगे तो अब 6 चौके 24 हो गया, 24 इज इक्वल टू 24 हो गया, और प्लस आर के जगह अब कुछ भी नहीं बचा तो 0, आर के जगह 0, आर के बारे में कंडीशन है 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 हुआ। अब स्टेप आगे, स्टेप 3 कुछ भी नहीं होगा, क्यों कुछ नहीं होगा, चूंकि तब स्टेप आगे बढ़ेगा जब तक R 0 नहीं मिले, जब तक R 0 नहीं मिले तब तक स्टेप आगे बढ़ेगा। जैसे ही R 0 मिल गया स्टेप वहीं बंद हो गया, और जिस स्टेप में R 0 मिला वही स्टेप में B का वैल्यू SCF होता है। और इस तरह से यूक्लिड डिवीजन लेमा का अनुप्रयोग करके SCF प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ इस स्टेप में, तीसरा कोई स्टेप नहीं, क्योंकि R 0 मिल चुका है, जहां R का वैल्यू 0 वही स्टेप बंद हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे हेयर R इज इक्वल टू 0, सो SCF किसका 24 एंड 30 का इज इक्वल टू, जिस स्टेप में R 0 वही स्टेप में B का वैल्यू देखो, वही स्टेप में B का वैल्यू 6, तो SCF 6, जिस स्टेप में R 0 होता है वही स्टेप में B का वैल्यू ही SCF होता है। और इस तरह से SCF 24 और 30 का यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुप्रयोग से हम लोगों ने किया। अब इसी तरह से हम यहाँ कोई भी नंबर दिया हुआ है यही तरीके से करेंगे, यही तरीके से करेंगे। आइए इसको समझे आप, आई होप दैट आप समझ गए होंगे। अब आइए इसको हम यहाँ पर से हटाते हैं और फिर एक नया एग्जाम्पल लेते हैं और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। उसी तरह से आपके बुक में जो सवाल है, 2 संख्याओं के SCF निकालो, बड़ी संख्या को A लेंगे, छोटी संख्या को B लेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा पर डिपेंड करेंगे। इसी तरह से Q और R अपने से लिखेंगे, Q को खुद से कंसीडर करेंगे, ऐसा कंसीडर करेंगे कि R का वैल्यू जो हमें मिले वो R होने की शर्त को पूरा करे, 0 हो या 0 से बड़ा हो, B से छोटा हो।
कुछ भी, उसी तरह से क्यू लेंगे और आगे स्टेप यूं ही बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में ए और बी क्या लेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है जो प्रीवियस स्टेप में बी है वही ए लेना है, प्रीवियस स्टेप में आर है वही बी लेना है। इस तरह से आप आगे बढ़ाएंगे। तो आइए इसको हम फिर यहाँ से हटाते हैं और एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इसको यहाँ से हटा देते हैं और फिर समझते हैं हम लोग एक नए क्वेश्चन, नए एग्जाम्पल में, और यही 2 एग्जाम्पल के साथ आपको हम इस क्लास को ऑफ करेंगे। फिर आप अपने एक्सरसाइज 1.1 से जो क्वेश्चन वहाँ है उसका एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करते हैं, केवल करते हैं कि इसको हम 124 ले लेते हैं, इसी में चेंज करते हैं और इसको 300 ले लेते हैं या 360 ले लेते हैं। चलिए 124 और 360 ये क्वेश्चन चेंज कर दिया उसी में। अब ए बराबर 360, बी बराबर 124। अब यही वही बात करेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यहाँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, उसका यूज कर रहे हैं। यही शर्त लिखेंगे, यही है वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जहाँ वो शर्त आर का लिखेंगे। स्टेप 1 ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए 360 इज इक्वल टू बी 124 इंटू क्यू प्लस आर। अब वही बात, क्यू और आर को खुद से देंगे। क्यू कितना दें, 1 दें, 2 दें, 3 दें, ट्राई करेंगे। सीखते समय ट्राई करेंगे, सीख जाएंगे तो डायरेक्ट चुन लेंगे वहां पर कि हम क्या दें। 1 यदि देते हैं तो 124 हुआ। अब 124 हुआ तो बी का वैल्यू, आर का वैल्यू क्या होगा, आइए 1 ही देते हैं तो 124 हुआ, होना 360 प्लस क्या करें कि 360 हो तो प्लस में क्या करना चाहिए हमें, 124 हुआ, यानी 200 भी नहीं है तो इसको रफ कर रहे हैं यहाँ पर। 360 में 124 घटा करके देखेंगे तो 236 हुआ। 236 यहाँ हो जा रहा है, 1 दे रहे हैं तो 236 हो जा रहा है, जबकि B 124 है, R 236 है, बड़ा हो गया, बड़ा नहीं होना चाहिए, मीन्स 1 यहाँ नहीं देंगे। अब यहाँ पर क्या देंगे, यदि 2 देते हैं तब भी कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा। 3 देते हैं, आइए 3 दे के देखते हैं क्या होता है। तो 348, ये 360 है, यहाँ हो गया 348, ये 372, 24 दिया 72, 372 हो गया, यानी इससे बड़ा हो गया। ये 3 दिया तो अब बड़ा हो गया तो ऑलरेडी आर का वैल्यू माइनस में होगा, क्योंकि 360 ही होना है। 372 हो गया तो 12 को माइनस करना पड़ेगा। आर का वैल्यू माइनस में भी नहीं होना चाहिए, 0 से कम भी नहीं होना चाहिए। यहाँ 3 लिया जाना भी सही नहीं है, तो इस तरह से 1 में भी काम नहीं बना, 3 भी बड़ा हो गया तो 2 में 2 लेंगे, यहाँ पर 2 लेंगे तो 248 हुआ। अब 248 हुआ, 360 होना है, कितना बचा 248 हो गया। 360 में माइनस करेंगे तो ये 2 बचा, 5 में 4, 1 बचा और 1 बचा, 112 बचा। यहाँ 112 चलिए चलेगा, 20 से छोटा है, 124 से छोटा है, 0 से बड़ा है, चलेगा। ये फर्स्ट स्टेप। आइए सेकेंड स्टेप, मैंने कहा फिर वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर, लेकिन ए में क्या, बी में क्या, ए में जो बी था 124, तो ये बनेगा इज इक्वल टू बी क्यू। बी कौन बनेगा, जो आर था पहले 112 इंटू क्यू प्लस आर, खुद से अब क्या दें क्यू में, जैसे 2 देंगे तो बड़ा हो जाएगा, 1 ही देना है। 124 112 हुआ, होना है 124, कितना बचा तो ओनली 12 बचा। अब अभी 0 नहीं आया, स्टेप और आगे बढ़ेगा। स्टेप 3 में फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वही लेमा का यूज करना है।
अब ए में क्या, जो प्रीवियस में बी था वही ये, नेक्स्ट जो प्रीवियस में आर था वही बी, तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर। अब क्यू और आर, फिर क्यू अपने से कितना दें, अब यहाँ पर उसी हिसाब से इमेजिन करेंगे, ट्राई करेंगे। 2 दें, 3 दें, 4 दें, 5 दें, 6 दें, 7 दें, 8 12 96, 8 देंगे 12 9 108, 12 दें 120, 10 देते हैं तो 120 हो गया, बड़ा हो गया, इधर माइनस में मिलने लगेगा। 100 12 9 108, 108 होना है यहाँ 112, तो 4 बचा, 108 और 4 112 हो गया। इसी हिसाब से क्यू देंगे अपने से, हर सवाल में ऐसा ही करेंगे, इसको सीखने में कोई बल नहीं। इस तरह आप एचसीएफ निकालेंगे। अब भी आर बराबर 0 नहीं आया, स्टेप 4, फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए में क्या दें, ए में क्या दें, जो प्रीवियस स्टेप में बी था वही ये, प्रीवियस स्टेप में बी 12 था वही ये बनेगा, आर था वो बी बनेगा, और ये बराबर बी क्यू प्लस आर, वही बात। फिर अब क्यू में क्या दें, तो 3 देंगे, 4 3 12, यहाँ आर के जगह 0 होगा। अब आर 0 आ गया, जैसे ही आर 0 आया स्टेप आगे बढ़ना बंद, और जिस स्टेप में आर 0 वही स्टेप में बी का वैल्यू एचसीएफ मैंने कहा। और फिर रिजल्ट लिखेंगे, हेयर आर इज इक्वल टू 0, सो एचसीएफ किसका 124 एंड 360, कैसीएफ 4, जो स्टेप में आर 0 वही स्टेप में बी का वैल्यू एचसीएफ होता है। और इस तरह से यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एचसीएफ निकालेंगे। आपको ये बता दें कि आपकी बोर्ड परीक्षा में एचसीएफ निकालना यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एक सवाल फिक्स किया हुआ है। बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ निकालो, और वहाँ इसी तरह का एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो चलिए आप आगे क्वेश्चन किताब का बनाएंगे, और आज के इस लेसन में इतनी ही बात करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा का अनुप्रयोग करके एक और तरह के सवाल को सॉल्व करना है कि इवन नंबर का या ओड नंबर का मॉडल ऐसा होता है। इवन या ओड नंबर का स्क्वायर और क्यूब का मॉडल ऐसा होता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आपके पास जाएगा उसमें इस बात को लेकर के हम बात करेंगे। और ये पूरे लेसन जो है, पूरा चैप्टर ये 3 या 4 दिन के लेसन में हम सारा सिमटेंगे और आप अच्छी तरह से समझ भी जाएंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में इतनी ही बात करते हैं। तो चलिए कंटिन्यू रहते हैं, बात कर लेते हैं। 1.1 एक्सरसाइज को यूं ही ख़त्म कर देते हैं आज, कि क्या हम लोग मॉडल को ओड नंबर या इवन नंबर के मॉडल को किस तरह से वेरीफाई करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके। इस बात को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो इसको फिर हम यहाँ से हटाते हैं, आप नोट करेंगे, आगे अपना दिमाग में रखेंगे। वीडियो को बार बार आप सुनेंगे जब तक नहीं पूरी तरह से सीखे हैं। और मैथमेटिक्स में 4 घंटा का समय आप देंगे, कंटिन्यू एवरी डे 4 आवर्स। और एटीट्यूड जो मैंने बताया उस एटीट्यूड को आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित ही बड़ी आसानी से आप इन सब बातों को समझ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन हम आपके किताब से ही लेते हैं। वो क्वेश्चन किस तरह का रहता है, एक्सरसाइज 1.1 की बात चल रही है। सो दैट 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 is in the form of odd positive integer, odd positive integer का फॉर्म।
तो आइए हम लोग बात करते हैं आगे कि विषम पूर्णांकों का जो विषम धन पूर्णांकों का रूप होता है वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। आइए क्वेश्चन आपको मिलेगा, दिखाइए कि हिंदी में लिखते हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों तरह के स्टूडेंट के लिए हो, सबको समझने में सुविधा हो, उसके हिसाब से चलते हैं। तो दिखाइए विषम धन पूर्णांकों का रूप 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 जैसा होता है। ये क्वेश्चन है, ये दिखाना है कि विषम धन पूर्णांकों का रूप 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 जैसा होता है। बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग करना है और बिल्कुल आसानी से इसको शो कर देना है। देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर a और b के रूप में a तो कंसीडर करना पॉजिटिव इंटीजर है वो, लेकिन b के रूप में एक फाइनली एक सर्टेन नंबर, एक फिक्स नंबर को पॉजिटिव इंटीजर के रूप में हमें कंसीडर करना है। और वो b के रूप में क्या कंसीडर करेंगे, ये सवाल के अनुसार कॉमन सेंस लगा के डिसाइड करना है। यहीं पर थोड़ी कठिनाई इस तरह के सवाल में कि हम b के रूप में क्या कंसीडर करें। तो आप सीखते सीखते सीख जाएंगे इस बात को। यहाँ b के रूप में हम 6 को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं, माना ये धन पूर्णांकों के लिए b बराबर 6 लिया, b बराबर 6 लिया, b बराबर 4 लिया, b बराबर 8 लिया, b बराबर 3 लिया, b बराबर कितना लिया, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन जो हमारा काम बनने का है, जो हमें शो करना है, इस बात का ध्यान रखते हुए b बराबर लेंगे। हम इस सवाल में b बराबर 6 लेंगे, 6 के अलावे कुछ और लेते हैं तो हमारा काम हो सकता है नहीं बने। इसलिए यहाँ पर एक कॉमन सेंस लगाना है। आप कुछ भी लेकर के ट्राई करेंगे, अभी 6 लेकर हम जिस तरह काम करेंगे उस तरह आप b बराबर अनदर कोई नंबर लेकर के आप ट्राई करेंगे। देखिएगा क्या कंट्राडिक्शन, क्या रुकावट आती है। आगे चल के जो रुकावट आएगी उसी कारण आप उसको छोड़ देंगे फिर, लेकिन सीखते समय ट्राई करेंगे। इसलिए मैंने 4 घंटा देने को कहा। मैथमेटिक्स में ट्राई करना पड़ता है, सीखते समय बहुत सारा समय देना पड़ता है। तो यहाँ पर 6 हमने लिया और अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये बराबर BQ+R, जहां R का कंडीशन 0 से बड़ा और बराबर और B से छोटा, परंतु B बराबर 6 ऑलरेडी लिए हैं और B बराबर 6 लिए हैं, तो अतः ये बराबर 6Q या B बराबर 6 लिए हैं प्लस R, जहां R 0 से बड़ा और बराबर लेकिन 6 से छोटा। अब R का ये वैल्यू, R रिमाइंडर है, मैंने पहले ही कहा कि R रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है शेषफल को, और शेषफल का एक रेंज मिला यहाँ पर देख रहे हैं आप। अतः संभावित शेषफल क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक होगा। क्योंकि 0 होना है उसके इक्वल भी, उससे बड़ा होना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 से कम होना है। इसी रेंज में 6 से छोटा 5 तक और 0 से लेके
5 तक ये मिला हमें रिमाइंडर के रूप में r के जगह। सो a इज इक्वल टू 6q प्लस r 0 दिया, r का वैल्यू 1 भी होगा। ये बराबर 6q प्लस r 0 भी 1 भी, ये बराबर 6q प्लस r 2 भी, ये सारे संभावित मान। ये बराबर 6q प्लस r, ये बराबर 6q प्लस r, ये बराबर 6q प्लस r, ये सारे r का वैल्यू 1 बाय 1 रिमाइंडर के रूप में जो पॉसिबल वैल्यूज हैं 0 to 5 वो 1 बाय 1 r के जगह लिखेंगे। फॉर्मेट वही है। ये बराबर 6q प्लस r, 6q प्लस 0, 6q प्लस 1, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए क्या बात है, यहाँ पर मुख्य बात जो आपको समझनी है, क्या मुख्य बात समझनी है कि q का कुछ भी वैल्यू लें। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देना है, q का कुछ भी वैल्यू लें, 6 के साथ गुना होके ऑलवेज इवन होगा, वो सम संख्या होगी। 6 बराबर ले लो कुछ, 1 लिया 6 का 6 इवन है, 2 लिया 6q, यहाँ पर रफ कर रहे हैं देखिए 6q, q के जगह 1 लिया 6 का 6, q के जगह 2 लिया 6 दूनी 12, q के जगह 3 लिया 6 तिया 18, q के जगह 4 लिया 6 चौके 24, q के जगह 5 लिया 6 पचे 30। देख रहे हैं आप, q के जगह 1 2 3 4 ऑड इवन सम विषम कुछ भी लेंगे, गुना होके 6 के साथ हमेशा सम ही मिलेगा। सो यहाँ पर लिखना है फॉर एनी वैल्यू ऑफ q 6q इज ऑलवेज एन इवन इंटीजर, यानी q के किसी भी मान के लिए 6q हमेशा सम होगा। ये बात यहाँ पर शर्त के रूप में लिखनी है। ये रफ था, आइए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। यहाँ q के किसी भी मान के लिए 6q सदैव सम संख्या होगी, 6q सदैव सम संख्या होगी। और आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि सम संख्या में सम जोड़ते हैं तो सम ही मिलता है, सम संख्या में एक विषम जोड़ते हैं तो विषम मिलेगा। कोई भी सम संख्या में देख लो सम को जोड़ के सम मिलेगा, कोई भी सम संख्या में विषम को जोड़ के देख लो विषम मिलेगा। सम संख्या में इस सम को 2 जोड़ेंगे तो सम संख्या, ये 6q सम संख्या में विषम 3 जोड़ेंगे तो विषम संख्या, 6q में 4 जोड़ेंगे सम संख्या और 5 विषम जोड़ेंगे तो विषम संख्या। आप देख रहे हैं, और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं सभी कि इस तरह से हमें विषम संख्या एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, यानी इसमें विषम संख्याएं 3 मिली हैं। कौन कौन? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, यही 3 विषम संख्या मिली है। 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। और सम संख्या कौन मिली? एक 6q मिला, 6q प्लस 2 मिला, 6q प्लस 4 मिला। यहाँ सवाल में हो सकता है कि दिखाइए कि सम संख्याओं का, सम धन पूर्णांकों का रूप 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 जैसा होता है। ये सवाल रिप्लेस कर दें और हम सम संख्याओं के रूप को दिखाने की बात करें कि 6q जैसा होता है, 6q प्लस 2 जैसा होता है, 6q प्लस 4 जैसा होता है, तो ये सारा काम सेम करेंगे, सारा फंक्शन सेम रहेगा, यहाँ तक सेम रहेगा। केवल लास्ट में छांट के लिखते समय आप लिखेंगे कि सम संख्याएं 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 जैसी है। प्रूव्ड हो गया।
लेकिन हमें यहाँ सवाल में विषम संख्या है, इसलिए हम यहाँ विषम संख्याओं को चुनेंगे। और विषम संख्याएं हमें कौन कौन मिली हैं? ये मिली, ये मिली, ये मिली। 6q+1, 6q+3 और 6q+5 मिली। इसलिए हम यहाँ पर रिजल्ट लिखेंगे। आइए इधर लिखते हैं रिजल्ट को इस प्रकार। स्पष्ट होता है, अक्षर समझने की कोशिश करेंगे। अक्षर तो हम एक से एक लिखते हैं, लेकिन ये व्हाइट बोर्ड में स्लिप कर जाता है। आइए कोशिश करेंगे अक्षर से लिखें। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सम संख्याओं विषम संख्याओं का रूप, विषम संख्याओं का रूप 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 जैसा होता है। ये प्रूफ हो गया, इतने ही काम करना है। यही सवाल 6 की सम संख्याओं का होता तो 6q+0, 6q+2 या 6q+4 जैसा होता है, सेम काम करते। सवाल होता 6q नहीं होके 4q होता कि दिखाओ विषम संख्याओं का रूप 4q+1 या 4q+3, क्योंकि जब b के जगह 4 लेंगे तो रिमाइंडर हमें 3 तक ही मिलेगा, और रिमाइंडर 3 तक मिलेगा तो यहाँ 4q+0, 4q+1, 4q+2, 4q+3 होगा, यहीं तक होगा। और यहीं तक में ये दोनों विषम संख्याएं होंगी 4q+1, 4q+3। और तब हम लोग 4 लेकर b को 4 लेकर यदि वैसा सवाल होता तो 4q+1 या 4q+3 जैसा होता है, ऐसा सवाल होता तो हम लोग इसी फॉर्मेट में b बराबर 4 लेकर के आगे काम करते, 3 तक मिलता, प्रूफ कर देते। सम संख्याएं एग्जाम्पल सवाल में है आपका कि दिखाइए सम संख्याओं का रूप 4q या 4q+2 जैसा होता है। क्योंकि b बराबर 4 लेंगे तो 3 तक मिलेगा, उसमें 4q+0, 4q+2 सम होगा, 4q+1, 4q+3 विषम होगा। तो यही तरह का मॉडल है, यही तरह का सवाल है। यूक्लिड डिवीजन लेमा का अनुप्रयोग करके यूं ही बात करते हैं। और एक्सरसाइज 1.1 कुछ नहीं है, इतने ही है। हम उम्मीद करते हैं कि आप बना लेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में एक ऐसा सवाल है जहां आपको 32 और 616 का HCF निकालना है। वो सवाल में ऐसा तैयार किया गया, सिंपली है, नीचे क्लास में वो सवाल रहा करता था। आप डायरेक्ट HCF निकालेंगे, बट यहाँ HCF यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकालेंगे और उसका आंसर कंफर्म करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में एक सवाल ऐसा भी है कि विषम पूर्णांकों का स्क्वायर या सम पूर्णांकों का स्क्वायर किसी भी पूर्णांक m के लिए 9m या 9m+4 जैसा होता है। तो ये 9m या 9m+1 जैसा ऐसे ही कोई सवाल है। फिर सम संख्याओं का घन क्यूब, धन पूर्णांकों का घन, सम या विषम का जिक्र शायद नहीं है, घन 9m या 9m+1 या 9m+8 जैसा होता है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ये दोनों सवाल छोड़ के 1.1 का सारा क्लियर रखेंगे आप। फिर हम नेक्स्ट क्लास में उन दोनों सवालों की बात करके हम एक्सरसाइज 1.2 की भी बात करेंगे। और एक्सरसाइज 1.2 में भी बहुत सिंपल है, आपके पास किताब है, हम यूं ही बात करेंगे। उसका थ्योरी क्या है, क्या एक्सपेरिमेंट है, इजी हो जाएगा। हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, केवल उसका कॉन्सेप्ट देंगे, थ्योरी देंगे। एक्सरसाइज आप करते जाओ, सारा मैथ, पूरा मैथ 10th का 9th का इवनी हम बात करेंगे। तो आइए आज इतनी ही बातों के साथ क्लास बंद करते हैं। धन्यवाद।